क्या आप इतिहास को अपने जीवन के पन्नों से जोड़ पाते हैं? हम लोग नहीं तो कौन? यदि अब नहीं तो कब? जरा विचार कीजिएगा। आइए, मैं विभास शाह आप लोगों के सामने आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप उसका सही से रिवीजन कर पा रहे होंगे और सभी मदों को आपस में जोड़ पा रहे होंगे। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो चीज़ों को समझकर उसको एक दूसरे से जोड़े और सभी समस्याओं का आपस में एक कनेक्ट करते हुए उसका एक निष्कर्ष निकाले। और निष्कर्ष सकारात्मक भी होना चाहिए, नकारात्मक भी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इन सभी संदर्भों को आप अपने जीवन के साथ जोड़ पाते हैं कि नहीं। आप हर एक सब्जेक्ट को, हर एक मद को अपने जीवन से जोड़ें, तभी आप एक अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा विद्यार्थी भी हो पाएंगे। मैं आप लोगों को इतिहास के टॉपिक में आज बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या वे कारण थे जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल में सबसे पहले नियंत्रण किया, कैसे वो बंगाल की सत्ता को अपने अस्तित्व में लाया, कैसे आखिर वो क्या कारक थी जिसकी वजह से उन्होंने द्वैत शासन लगाया। फिर द्वैत शासन के बाद उन्होंने आगे चलकर एक गवर्नर हुए थे वारेन हेस्टिंग्स। उन्होंने सन 1772 ईस्वी में इस सत्ता को प्रत्यक्ष रूप में लाकर उसे का राजनीतिकरण कर दिया। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि बंगाल को सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में क्यों लाया। आप देखेंगे कि ये क्षेत्र बंगाल का है और इस बंगाल में तभी संसाधन भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ के जो कारीगर होते थे वो भी अच्छे किस्म के होते थे। उनके काम की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे देखेंगे कि आपका बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर डायरेक्ट जो होते थे समुद्री जहाज यहाँ पर पहुँचने में सक्षम हो सकते थे। और यहाँ पर की जो भी कृषि थी, जैसे यहाँ इसके बगल में बिहार, उड़ीसा हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, तो यहाँ पे कृषि भूमि काफ़ी उपजाऊ होती थी। इस वजह से सारे व्यक्ति अपना उत्पादन बंगाल में बेचने के लिए जाते थे। तो हम लोग देखेंगे कि सभी संपदाओं से, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से बंगाल महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पे एक ऐसा वर्ग था जो उसका सहयोग कर रहा था और यहाँ के जो नवाब थे वो कहते हैं ना कि जब जब आपके अंदर कमजोरी आएगी तो आपके सामने वाला हमेशा आपका फ़ायदा उठाएगा। तो इन मदों को हम लोग बंगाल के संदर्भ में समझेंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को रटे नहीं। जो भी फैक्ट है वो आपके दिमाग में है ना एक उदाहरण के तौर पर बैठ जाएगा। अगर आप फैक्ट को रटेंगे तो आपके दिमाग में वो लगभग 2 से 4 या 10 दिन ही रह सकती है। आप हमें एक बात बताइए, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस की सिलेबस इतनी बड़ी है, आप किसी भी क्षेत्र को अगर रट सकते हैं तो इतना ही रट सकते हैं। भैया आप अगर इतना रटेंगे तो इतने बड़े क्षेत्र
कौन मेंटेन करेगा? तो इसके लिए सही है कि आप अपने दिमाग का उपयोग करें और चीज़ों को आप समझें, कारण कार्य का नियम देखें कि अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, और आप इसको जोड़ने के साथ साथ एक कहानी के तौर पर समझने के साथ साथ जीवन के हर पहलुओं के को जोड़ने के साथ साथ आप इतिहास को जोड़े। और जो फैक्ट है भैया वो तो मैं आपको याद करा दूंगा बोलते बोलते, वो तो आपके दिमाग में इस तरह से बैठेगी कि आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता रहूंगा। तो बंगाल में उन्होंने सबसे पहले नियंत्रण किया। अब हम लोग बंगाल की राजनीतिक स्थिति को समझते हैं। और बंगाल से पहले बता दूं कि बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर पर नियंत्रण किया। मैसूर के 4 युद्ध हुए। और मैसूर के बारे में एक मैं इंटरेस्टिंग मोमेंट बताऊं आपको। इस समय में जो 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी, पहली दूसरी तो हैदर अली के साथ हुई, तो वो भाई बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। और उसके पुत्र थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई तो यूरोपीय पद्धति से उन्होंने सैनिक का गठन किया था। तो वो अच्छे शासक थे, अच्छे काम कर रहे थे, कई नई योजनाओं को उन्होंने लागू किया था। लेकिन उनकी एक कूटनीतिक भूल थी, वो कहते थे कि भेड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। अरे भैया आप तो बोल दिए, अंग्रेज से आप मारे गए, तो ये शेर की जिंदगी जीने से बेहतर थी आप कूटनीतिक समझदार होते तो आप समय के साथ साथ अंग्रेज को भी परास्त कर सकते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते थे, अपने प्रजा की रक्षा कर सकते थे। अब हम लोग मैसूर के बाद आपको मैं मराठा के बारे में बताऊंगा कि कैसे मराठा एक बड़ी शक्ति थी, उसको भी अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद मैं आपको पंजाब के बारे में बताऊंगा, इसके भी अंतर्गत 2 युद्ध हुए थे। फिर मैं आपको अवध के बारे में विश्लेषण करूंगा। अवध के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब डलहौजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे व्यापगत नीति के तहत, तो अवध को उन्होंने कुशासन के आरोप में अपने क्षेत्र में मिला लिया था। भाई जब उनकी विचारधारा के संदर्भ में अवध उसके क्षेत्र में नहीं मिल पा रहे थे तो उन्होंने एक नई कूटनीति अपना ली। तो हम लोग देखेंगे इन सब मदों को, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब मैं इन चीज़ों को तो शॉर्ट में बता दिया, अब मैं इसे यहाँ से एरेज भी कर दूंगा। अब मैं आपको बंगाल के बारे में बताऊंगा कि बंगाल में तभी कैसी सत्ता थी, किस तरह से नवाब कार्य करते थे और उस समय क्या उठापटक हुई जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ पर अपने सत्ता को स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको फ्रांस और जो इंग्लैंड थे उन दोनों के प्रतिस्पर्धा के बीच में कर्नाटक युद्ध हुए, तो वहाँ पर मैंने आपके बुनियाद को मजबूत करा था और ये कहा था कि जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होंगे तो अच्छे महल को कैसे खड़ा किया जा सकता है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बंगाल के संदर्भ में अपने बुनियाद को मजबूत करेंगे और फिर आगे के कारणों को हम लोग समझेंगे। हम लोग को है ना चीज़ों को एक दूसरे से ना जोड़ना है, ठीक है, हम लोग को रटना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो चीज़ें है ना आप ये करते हो ना पढ़ने क्रम में, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी आप देख रहे हो इसमें कितने बिखराव हैं। नहीं, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये इस तरीके से कि सभी केंद्र में आकर एक बिंदु बन जाए और आप फिर इधर से फिर आप इधर निकालना, है ना, कितनी अच्छी बात। चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं।
बंगाल में सन 1700 ईस्वी की ये बात है। इस टाइम पे औरंगजेब का और मुगल सम्राट का पतन हो रहा था, उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही थी। इस समय में 1700 ईस्वी में जो औरंगजेब थे वो मुर्शिद कुली खां को यहाँ का दीवान नियुक्त किए। अब मैं बंगाल को बता दूं कि एक तरफ दीवान होते थे और दूसरी तरफ इनके सूबेदार होते थे। तो मुगल क्या करते थे, सूबेदार जिनके पास प्रशासनिक शक्ति होती थी, तो प्रशासनिक शक्ति में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते थे जो उसके संबंधी हो। तो वो संबंधी इसका था अजीमुशान। क्या नाम था उनका? अजीमुशान। ये अजीमुशान मुगल के तो संबंधी थे, तो भैया बंगाल में से मन लगेगा क्या? वो तो राजपाट में जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वो तो विलासिता की जिंदगी जीना चाह रहे थे, इसलिए वो बंगाल में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहते थे। वो विलासिता की खोज में हमेशा रहते थे। अब क्या होती है कि ये जो मुर्शिद कुली खां थे, ये दीवान का तो काम संभालते ही संभालते थे, साथ में वे सूबेदार के भी काम को किया करते थे। तो आगे चल के सन 1717 ईस्वी में एक फर्रुख सियार नाम के मुगल शासक थे। फर्रुख सियर नामक शासक थे। उन्होंने इसे सूबेदार की शक्ति और दीवान दोनों की शक्ति प्रदान कर दिया। अब यहां पर से बंगाल में यह नवाब की पदवी को धारण कर लिए और यहां पे इनकी क्या बोलते हैं ना, वंशानुगत शासन प्रारंभ हो गई। वंशानुगत शासन प्रारंभ हो गई। हम अगर देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां के बारे में, तो मुर्शिद कुली खां तो अच्छे शासक थे, तो इन्होंने कई सुधार कार्य किए। अब मैं अगर इनके सुधार कार्य के बारे में बताऊं, अगर इनकी सुधार कार्य के बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये इन्होंने क्या किया था कि जो छोटे जमींदार होते थे, वो छोटे जमींदार का अंत करके उस भूमि को, उस जागीर को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और वो लोगों के मतलब कार्य के लिए, उपयोग के लिए लोगों को, किसानों को दे दिया। तो इससे जो छोटे जमींदार थे वो भाई परेशान हो गए, उनसे ये झगड़ा करने लगे और उस भूमि को खालिसा भूमि कही जाती थी। खालिसा भूमि का मतलब है राज्य की भूमि। आगे चल के दो जमींदार हुए। मैं आपको जमींदार का नाम बता दूं, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण। गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण इससे जो है आपके मुर्शिद कुली खां परेशान हो गए थे। तो इसके परेशानी की वजह से वो क्या किए, अपने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिए। कहां कर दिए? ढाका से मुर्शिदाबाद। तो आपके लिए एक एग्जाम के लिए फैक्ट क्वेश्चन है कि ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी को किसने ट्रांसफर किया था? वो थे आपके मुर्शिद कुली खां। इन्होंने ऋण की व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसे तकाबी कहा जाता था। क्या कहा जाता था ऋण की व्यवस्था को? तकाबी। आप समझ सकते हैं, अगर कोई शासक अपने क्षेत्र में
किसानों को ऋण प्रदान करेगी तो किसान उस ऋण का उपयोग अपने पूंजी के तौर पर करेंगे और उनकी स्थिति अच्छी होगी। तो वो इस कारण से अच्छे शासक माने जाते थे। लेकिन काल के मुंह से कौन बचता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले शासक इनके मुर्शिद कुली खां के ये संबंधी ही थे, ये बन जाते हैं अलीवर्दी खां। अगर अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड बताऊं तो इसका टाइम पीरियड 1740 से लेकर लगभग आपका 1756 के आसपास होता है। तो ये जो अलीवर्दी खां थे, इनकी एक कथन है कि ब्रिटिश एक मधुमक्खी के तरह है, अगर आप मधुमक्खी के छतरे पर हाथ डालोगे तो वो आपको काट काट कर खा जाएगी, नहीं तो अगर आप उसे प्यार से रखोगे तो वो आपको शहद देगी। तो कह सकते हैं कि इनकी अदूरदर्शी परिणाम थी या इनके कथन का कोई कारण निकाला जा सकता है। तो आप इन चीज़ों पर विचार कीजिएगा। इनके समय पे ज़्यादा सत्ता का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इनकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे पे। सिराजुद्दौला का कार्यकाल मात्र 2 साल ही रहा था, 1756 से 57 के बीच में। आइए मैं आपको बताता हूं सिराजुद्दौला के बारे पे। मैं इसे इरेज करता हूं। ये थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब इसका टाइम पीरियड है 1756 से 57। ये जब इनको अलीवर्दी खां शासक बनाए तो इस टाइम पे इनके संबंधी थे। आपको मैं बता दूं, अलीवर्दी खां का ये नाती था। कौन? सिराजुद्दौला, क्योंकि उसे पुत्र थी नहीं, तो अलीवर्दी खां के पुत्री का यह पुत्र था। तो इनके संबंधी थे, एक मौसी थी, इनका मौसी थी, उनका नाम था घसीटी बेगम। और इनके एक और संबंधी थे, वो पूर्णिया के शासक थे। कहां के? पूर्णिया के। पूर्णिया एक बिहार का स्थान है, वहां के शासक थे। उनका नाम था शौकत जंग। तो ये शौकत जंग और घसीटी बेगम दोनों कोई मिलकर सिराजुद्दौला के साथ सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। अब भाई संघर्ष करेंगे तो परेशानी तो होगी होगी। यहीं पर दूसरी तरफ क्या हो रही थी कि अंग्रेज जो थे बंगाल के फोर्ट विलियम नामक जगह पे वो किला बना रहे थे, किले का निर्माण कर रहे थे। तो जब सिराजुद्दौला को इस बात की पता चली तो वो क्या करते हैं कि अंग्रेज को रोकते हैं और वे रोकने में सक्षम हो जाते हैं। इसी टाइम में क्या होती है कि एक ब्लैक होल की घटना घटती है। ब्लैक होल, तो ये ब्लैक होल की जो घटना घटी थी, इसमें क्या हुई थी कि इन्होंने ये करा था कि एक छोटा सा कमरा, जिसका अगर साइज में बताऊं तो लगभग 14 फीट बाय 10 फीट थी, ऐसा इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है। तो इन्होंने क्या करा था कि उसमें 146 व्यक्ति को मतलब भर दिया था और बाहर से कमरा बंद कर दिया था। आप जानते हैं उतने छोटे कमरे में अगर इतने व्यक्ति रहेंगे तो ऑक्सीजन की तो कमी होगी होगी। तो सभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अगर जब सुबह कमरा खोला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही ऐसे थे जो कि जिंदा बचे थे। तो इसे हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं।
ये शायद आपका होलवेल जो एक अंग्रेजी लेखककार थे, उन्होंने इस घटना के बारे में जिक्र करा था। हालांकि इसका प्रमाण मिलता नहीं है, लेकिन इतिहास में प्रचलन है तो हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनके जो थे सिराजुद्दौला के, ये आपका सिराजुद्दौला है, मैं यहां पर भी सिराजुद्दौला लिखा हूं। तो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी हुआ करता था। सिराजुद्दौला का मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। मीर बख्शी किसको बोलते हैं दोस्तों? सेनापति को। तो इसके मीर बख्शी थे मीर जाफर। तो जब बंगाल में इन्होंने फोर्ट विलियम की किले के निर्माण को रोक दिया था, तो इस टाइम पे क्लाइव को बंगाल बुलाया गया। क्लाइव आप कल भी समझे हैं कि फ्रांस के और इंग्लैंड के युद्ध में, कर्नाटक युद्ध में कैसे उन्होंने कूटनीतिक की भूमिका निभाई थी। वही क्लाइव यहां पर आकर क्या करते हैं, इसके मीर बख्शी मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस टाइम में मीर जाफर के साथ साथ जो थे 3 व्यक्ति थे, मैं उसका नाम लिख देता हूं। एक का नाम था अमीन चंद जो थे ये पूंजीपति थे। क्या थे ये? पूंजीपति थे। इसके साथ 2 व्यक्ति और थे। पहला का नाम था मनिक चंद और तीसरे का नाम था जगत सेठ। ये है ना, मतलब बैंकिंग के कार्यों में लगे हुए थे, इस वजह से ये दोनों बड़े पूंजीपति थे। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ मीर जाफर, अमीन चंद, मनिक चंद और जगत सेठ, ये सब क्या करते हैं कि अंग्रेज के साथ में मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था शौकत जंग और घसीटी बेगम, सभी कोई क्या कहते हैं, इसके प्रतिद्वंदी रहते हैं। किसके? सिराजुद्दौला के। सभी चाहते हैं कि ये सत्ता पर ना बैठे। तो अब देखते हैं क्या होता है कि आगे चल के आप यहां पर से देखेंगे प्लासी के युद्ध के बारे पे। मैं यहां पर प्लासी का युद्ध लिखता हूं। प्लासी का युद्ध, अच्छा मैं बता दूं, ये जो प्लासी हम लोग लिखते हैं ये कैसे हुआ। प्लासी जो थे इसका नाम प्लासी था और प्लासी इसलिए था क्योंकि इस स्थान पर पलास का फूल काफी अधिक मात्रा में होता था। इसलिए इसको हम लोग प्लासी बोलते थे। लेकिन भैया अंग्रेज तो आदमी को नहीं छोड़े तो जगह को क्या छोड़ेंगे, तो अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ कर प्लासी रख दिया था। ये संयुक्त प है, इसका नाम बिगाड़ कर क्या रख दिया था? प्लासी। अब हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध। अगर इसका टाइम पीरियड देखें 23 जून 1757 ईस्वी। अगर इसका स्थान का बात करें तो इसका स्थान आप जानते हैं कहां पर था? इसका स्थान था नादिया जिले के भागीरथी तट पर। भागीरथी बंगाल की एक नदी है। भागीरथी तट के आंग्रकुंज नामक स्थान पर यह था। आंग्रकुंज नामक स्थान पर। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुई थी और ये जगह स्थान का नाम मैंने आपको बता दिया कि ये स्थान पर वो थे। यहां पर सर जी क्या होती है कि इतने व्यक्ति क्या थे? अंग्रेज के साथ मिल गए थे।
तो यहां पर क्या होती है कि इनके साथ में अंग्रेज की युद्ध होती है और तभी अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? क्लाइव। और आप जान रहे हैं क्लाइव के सारे ये पक्ष में आ गए थे। तो इस टाइम में क्या होता है, जब युद्ध होती है तो युद्ध के लिए तो ये इनके पास काफी बड़ी सेना थी। किनके पास? सिराजुद्दौला के पास। तो युद्ध के लिए तो भाई सभी कोई जाते हैं। इस युद्ध में क्या होती है कि आपके दो व्यक्ति होते हैं, मैं आपको बता दूं, मीर मदन और मोहनलाल। ये दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सिराजुद्दौला का साथ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के साथ इस टाइम में युद्ध होते होते अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। सभी के पांव युद्ध के मैदान से उखड़ने लगे थे। अब क्या होती है कि जब क्लाइव देखे कि भाई अब तो चारा चलेगा नहीं, तो वो इशारा करते हैं मीर जाफर को कि मीर जाफर तुम कुछ करो वरना आज हम लोग गए। तो वो क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला के पास मीर जाफर जाते हैं और उसे बोलते हैं कि राजन आप यहाँ से चले जाइए, माहौल ठीक नहीं है। तो बोले भाई हम लोग तो युद्ध जीत रहे हैं, तो माहौल कैसे ठीक नहीं है? बोले कि आप बात को समझा कीजिए, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कृपया आप यहाँ से जाइए। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, अगर सेनापति बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ के जाने के साथ ही वो उनको यह भी बोला जाता है कि आपके जो सेनापति लड़ रहे हैं, जिनमें दो थे मीर मदन और मीर मोहनलाल, ये दोनों काफ़ी अच्छे कूटनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई आप लोग पीछे आ जाओ। बोला कि भाई हम लोग तो अच्छा लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग को पीछे क्यों बुलाया जा रहा है? तो सोचा कि हो सकता है कि आगे उन्होंने कोई और नीतियां लगाई होगी। तो वे सब तो अनजान थे, अब उन्हें ऑर्डर मिला था तो राजा के आदेश को कैसे टाल सकते थे। ये लोग बेचारे पीछे आ गए। तो अब जब पीछे आने लगे तो अब क्लाइव बोला अपने व्यक्ति ये सैनिकों को कि तुम अब हमला करना शुरू करो। तो आप जान रहे कोई व्यक्ति अगर पीछे आएगा, मैदान की अपने जगह को छोड़ देगा, तो उनके पांव तो उखड़ गए हैं। तो एक तरफ से उन पर भी वार करना शुरू कर दिया और इधर राजा ही यहां से चले गए। और भैया सारा का सारा मीर जाफर, अमीन चंद, मनीक चंद, जगत सेठ सारे तो वहां पे उपस्थित थे ही। अब क्या थी, अब तो सिराजुद्दौला के सारे सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर जब सिराजुद्दौला यहाँ से बाहर निकले तो इनके एक पुत्र थे, मीर जाफर के पुत्र थे नजमुद्दौला, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे नजमुद्दौला को। यहाँ पर नजमुद्दौला क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला को मौत की घात उतार देते हैं। एक बुक मैंने पढ़ा था कि सिराजुद्दौला का जो मृत्यु हुई थी वो मनिहारी नामक स्थान में हुई थी। मनिहारी आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये महेश वर्णवाल के बुक में था, मैंने उसमें देखा था। हालांकि इतिहास के पुस्तकों में तो पता नहीं, अभी जब तक मैं पढ़ा हूँ तो उस पर तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे महेश वर्णवाल की बुक में मिली थी कि सिराजुद्दौला की मृत्यु मनिहारी में हुई थी। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे सत्ता की तो परिवर्तन हो गई और यहाँ पे क्या होते हैं अब आगे कठपुतली नवाब, कठपुतली नवाब जो कि कौन थे, मीर जाफर को बना दिया जाता है। क्या आप कठपुतली का मतलब समझते हैं? चलिए समझते होंगे, लेकिन मैं भी आपको एक बार समझाता हूं। कठपुतली होते हैं
जो कि हाथ पर धागों के माध्यम से वो गुड़ियों को है ना नचाया जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह गुड़ियों को नचाया जाता है, उसी तरह से अंग्रेज यहाँ पर मीर जाफर को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उसे नचाते हैं। अब आप देखिए कि क्या होती है। जब मीर जाफर सत्ता में आते हैं, मैं इसे मिटा दूं, आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे और चीजों को समझते जा रहे होंगे। तो इस कठपुतली नवाब क्या करते हैं, अंग्रेजों को उपहार स्वरूप काफी धन देते हैं और बंगाल का 24 परगना, ये एक क्षेत्र का नाम है, तो 24 परगने की क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होती है कि मीर जाफर अंग्रेज के मांगों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जितनी राजस्व वसूली नहीं होती थी बंगाल से, उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों की मांग होती थी। इसलिए मीर जाफर डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीतियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जब अंग्रेज़ों को इस बात की पता लगी तो अंग्रेज कहाँ चुप बैठते थे। मैं बता दूं कि इस बात की खबर कि वो डचों के साथ मिलकर आपसे युद्ध करना चाह रहे थे, इस बात की खबर मैं बता दूं, आप एक चीज समझिएगा, देखिए कैसे एक दूसरे के पीछे सब लगे रहते हैं। मीर जाफर का मीर बख्शी यानी कि सेनापति कौन था, इसके सेनापति हुआ करते थे मीर कासिम। मीर कासिम तो भैया जब मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देकर सत्ता में बैठे थे, तो मीर जाफर के सेनापति जो मीर कासिम थे, वो मीर जाफर को कैसे छोड़ देते। वो भी मौका का फ़ायदा उठाना चाहे और फ़ायदा उठाने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों को इनकी युद्ध की नीति जाकर बता देते हैं। और आप आगे जानते हैं कि क्या होती है। अब मैं बता दूं कि ये डच के साथ में अंग्रेज़ों की सन 1759 में बेदारा की युद्ध होती है। बेदारा का युद्ध, इसका जिक्र मैंने जब यूरोपियों का आगमन पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने करा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार पहली वीडियो आप जाकर देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेदारा का जब युद्ध हुआ तो डच पराजित हो गए। जब भैया डच पराजित हो गए तो मीर जाफर भी पराजित हो गए। अब क्या होता है, सत्ता में मीर कासिम को बैठाया जाता है। अब आता है भैया नंबर किसका, मीर कासिम का। अब आता है नंबर मीर कासिम का। मीर कासिम जब सत्ता में बैठते हैं तो क्या होता है कि ये भी अंग्रेज को उपहार स्वरूप कई क्षेत्र प्रदान करते हैं। उस क्षेत्र का मैं अगर आपको नाम बताऊं तो बंगाल के 3 क्षेत्र आते हैं। एक तो आपका गोविंदपुर, सुल्तानती वगैरह थी, तो ये सब क्षेत्र लगभग 3 क्षेत्र उन्होंने उसे प्रदान कर दिया कि जाओ भाई आप ले जाओ, यहाँ पर से आप राजस्व की वसूली करो। अब तो बंगाल में अंग्रेजों की तारे नारे हो गई। वो तो भैया सत्ता के को कठपुतली के तरह नचा रहे थे, इसमें उसको एंजॉय भी आ रहा होगा। आपने इधर तांडव मूवी देखा होगा, क्या आपने उसको समझा? तांडव मूवी में जो नायक हैं वो क्या कहते हैं अंत में कि भाई खुद प्रधानमंत्री बनने से बेहतर है कि सत्ता को अपने हाथ में नचाओ। उसका मतलब क्या कह रहे हैं ना, मोमेंट ही कुछ और होती है। तो इस तरह से अंग्रेज भी बंगाल के नवाब को अपने हाथों में नचा रहे थे। वो तो एक गेम भी खेल रहे थे
और अपने सत्ता के साथ एंजॉय भी कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं मीर कासिम के बारे में। जब मीर कासिम को सत्ता में बैठाया जाता है तो एक आपका ये होते हैं कि अंग्रेज अधिकारी होते हैं वेंसी टॉड। वेंसी टॉड ने कहा, वेंसी टॉड कहें कि बंगाल में अब क्रांति आ गई है। तो अब उनके हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या बोला कि बंगाल में अब क्रांति आ गई। क्या आप क्रांति का मतलब समझते हैं? क्रांति का मतलब होता है कोई बड़ा परिवर्तन। कोई बड़ा परिवर्तन होता है। तो भाई साहब यहां पर जो परिवर्तन हुई थी वो तो सिर्फ उससे अंग्रेज ही प्रभावित हुए थे। अंग्रेज तो अपने फायदा के लिए सत्ता का परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन यहां पर जनता किसी भी रूप में शामिल नहीं थी। यहां पर कोई सत्ता का तो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हुआ नहीं था, कोई बड़ी तो लड़ाई हुई नहीं थी, कोई यहां पर प्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्रांति का सबक नहीं है। यहाँ पर इनकी बात क्या होती है, ये फेल्ड हो जाती है। हालांकि अंग्रेज तो मतलब वहाँ के लोगों को क्या कर रहे थे, बरगला रहे थे। यानी कि वहाँ पे लोगों को ये बताना चाह रहे थे, देखो हम आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, बाकी हमको सिर्फ यहाँ पर व्यापारिक हित से ही मतलब है। तो वहाँ पे लोग भी कहेंगे कि दूरदर्शी नहीं थे। तो वहाँ पे ये क्रांति का मोमेंट बताया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर मीर कासिम क्या होता है कि आपने सुना होगा कि फर्रुखसियर जो थे सन 1717 ईस्वी में अंग्रेज को शाही फरमान जारी किए थे, और शाही फरमान के तहत उसे 3000 रुपये के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अब तो भाई साहब अंग्रेज क्या कर रहे थे कि वो तो व्यापार कर मुक्त कर ही रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज के अधिकारी थे वो अंग्रेज के अधिकारी भी जो अपना खुद का निजी व्यापार में संलग्न हो गए थे, और वो निजी व्यापार में संलग्न होने के साथ साथ जो व्यापार का टैक्स होता था वो बंगाल के नवाब को नहीं देते थे। तो इससे बंगाल में राजस्व की काफ़ी हानि होती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो जो भी कंपनी थी, कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी हुए थे, ये अधिकारी क्या करते थे, अपना निजी व्यापार करते थे। या तो निजी व्यापार करते थे, ये तो अपना टैक्स नहीं देते थे, जबकि ऑर्डरशिप किसको मिली थी, कंपनी को, कि आपको कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। तो इसका पूरा फायदा इसके अधिकारी भी अपना निजी व्यापार में निकालते थे। अब क्या करते थे, ये एक फायदा और उठाते थे। यहाँ के जो व्यापारी थे, जो यहाँ के लोकल व्यापारी थे, उनको क्या बोलते थे कि तुम्हें जैसे 40% कर देनी पड़ती है, तो तुम बंगाल के नवाब को 40% कर मत दो, तुम क्या करो कि हमें ही 20% दे दो, बाकी मैं कंपनी के नाम पर तुम्हें उस 20% की छूट करवा दूंगा। अब आप खुद समझिए, कोई यहाँ पे व्यापारी व्यापार करता है, अब उसको टैक्स देने पड़ते हैं 40%। उसे कहा गया अंग्रेज के अधिकारी के द्वारा कि भाई आप मुझे मात्र 20% ही दो, और 20% आप खुद अपने पास रख लो, और आप मेरे द्वारा मेरे नाम पर आप कर मुक्त व्यापार करो। इस चीज़ के वजह से जो मीर कासिम थे
वो उन्हें काफ़ी धक्का लगती थी। तो वो इन चीज़ों से परेशान हो गए थे और आगे वो तो देखे ही थे कि मीर जाफ़र के साथ कैसी स्थिति हुई थी, कैसे मीर जाफ़र को हटा दिया गया था। तो उसे बंगाल के बारे में चिंता भी हो रही थी कि फिर कोई ऐसी घटना ना हो। अब वो मीर कासिम क्या करते हैं कि अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से तैयार करने लगते हैं। यूरोप से अधिकारी बुलाते हैं, उनसे वो ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो अंग्रेज से लड़ सके। आगे क्या करते हैं कि ये अपने जो जिला था, अपना जो ये जगह था, ये क्या करते हैं, अपना राजधानी इसका जो था पहले मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद राजधानी किसने ट्रांसफर किया था ढाका से? आप एक बार पीछे वीडियो में जाकर देखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि मुर्शिदाबाद राजधानी को आगे जाकर मुंगेर में ट्रांसफर कर दिया। मुंगेर में पता है क्यों किया? ताकि वहां पर यूरोपीय पद्धति से सैनिकों को तैयार कर सकूं और साथ ही साथ इन्होंने वहां पर बंदूक की फैक्ट्री खोली। बंदूक की फैक्ट्री खोली। अब यहां पे वो सोचिए कि अंग्रेज से लड़ने के लिए बंदूक की फैक्ट्री भी खोलते हैं और यूरोपीय पद्धति से अपने सैनिकों को तैयार भी करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद क्या होती है कि उन्हें बंगाल से तो राजस्व आना बहुत ही कम हो गया था। तो वो एक बार अपना कूटनीतिज्ञ को लगाते हुए वो अंग्रेज के गवर्नर को अपने यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि आप आओ यहाँ पर और आकर बैठकर हमसे बातें करो। बोला ठीक है, हम आते हैं, बात करते हैं। तो जब वो मीर कासिम के पास आए बात करने के लिए, उनसे कहा गया कि आप क्या करोगे कि एक कंपनी की व्यापार तो कर मुक्त है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अपना निजी व्यापार करते हो उस निजी व्यापार में मात्र 10% हमें कर दो। भैया इसमें गलत क्या बात है? वो तो सही ही कहा था। और उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे, आप उनका माल ट्रांसफर मत करो, आप उन्हें कर मुक्त वाला काम जो भी आप करप्शन कर रहे हो वो छोड़ दो। तो ये तो अच्छी ही बात थी। उन्होंने बात से जो भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करी। तो अब क्या होते, वो उनका बात आगे चल के कुछ दिन तक मानते हैं, लेकिन आगे चलकर क्लाइव क्या कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 10% भी कर उसे देना बंद कर दिया था। तो आप जानते हैं आगे चलकर मीर कासिम युद्ध की नीति लगाने लगा। अब युद्ध के लिए वो क्या करते हैं कि अवध जाते हैं। अवध में तभी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित था और एक तरफ आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और तीसरा आपका मीर कासिम था। तीनों मिलकर त्रिगुट बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने की साजिश करते हैं। आइए अब देखते हैं, ये युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जो कि सन 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। आइए हम लोग बक्सर के युद्ध को समझते हैं। मैं इधर लिख दूं, ये लिखता हूं बक्सर का युद्ध। इसका टाइम पीरियड था 22 अक्टूबर 1764। मैं अक्टूबर सही से लिख दूं, OCT 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो इस टाइम में क्या होती है, एक तरफ मैंने आपको बताया कि बंगाल के नवाब कौन थे?
सुजाउद्दौला, सॉरी, अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन थे? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ यहां पर मैं आपको बता दूं, जब ये कौन मीर कासिम युद्ध की साजिश कर रहे थे, तब क्या होती है कि मीर कासिम तो यहां से हट गए थे, तो अंग्रेज क्या करते, फिर से मीर जाफर को सत्ता में बैठा देते हैं। आप समझिएगा, आप मीर जाफर और मीर कासिम में फंसना नहीं है, आपको एक तरफ से चलना है। पहले मीर जाफर सत्ता में आए, फिर से उसे हटा दिया गया, मीर कासिम को सत्ता में लाया गया। लेकिन जब बक्सर की युद्ध हो रही थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, इस टाइम पे ये तो युद्ध लड़ने चले, लेकिन इस टाइम में शासक किसको बनाया जाता है तत्कालीन? मीर जाफर को। ठीक है, ये क्या होता है, इनके साथ में युद्ध होता है। और युद्ध में मैं बताऊं कि इन लोगों की, मीर जाफर, मुगल सम्राट और सुजाउद्दौला, तीनों की हार हो जाती है। इस समय जो अंग्रेज के गवर्नर थे उसका क्या नाम था? क्लाइव। इनकी तो हार हो गई, तो क्लाइव के समय में क्या होता है, अब इन युद्ध का परिणाम होता है इलाहाबाद की संधि। इसका परिणाम क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इलाहाबाद की संधि को समझेंगे। आइए मैं आपको लेकर आता हूं। दोस्तों, कारण है तो परिणाम है, बिना कारण का कुछ नहीं होता। उसी तरीके से एक पल्लू दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये इलाहाबाद की संधि, क्या मैं इसे मिटा दूं? दोस्तों, इलाहाबाद की संधि में आपने देखा कि युद्ध किनके साथ हुई थी। एक तो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। दूसरे मुगल सम्राट थे, उसका नाम क्या था? शाह आलम सेकेंड द्वितीय। चलिए हिंदी ही मैं लिखता हूं। और तीसरा कौन था? मीर कासिम। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो मीर कासिम था, जब युद्ध में इसकी हार हो जाती है तो यहां से वो भाग जाते हैं और भागने में सक्षम हो जाते हैं। उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन आगे के समय में क्या होता है, लगभग 12 साल के बाद में ये भिखारी के रूप में मृत पाए जाते हैं लाल किला के सामने में। हाँ जी, दिल्ली के लाल किला के सामने में भिखारी के रूप में ये 12 साल के बाद मीर कासिम मृत पाए जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, एक समय कोई राजा होता है तो दूसरे समय में कोई फकीर। जनश्रुति गलत नहीं होती है, ये समय समय की फेर होती है। ये मीर कासिम को अब हम हटा देते हैं। अब इस टाइम में क्या होती है कि मीर जाफर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र, जिन्होंने सिराजुद्दौला का क्या कह रहे हैं कि उसकी मतलब मर्डर करी थी, उसकी जो इन्होंने मृत्यु करा था, तो वो नजमुद्दौला को, हालांकि ये है ना, मतलब इनकी एज कम थी, ये अवयस्क थे। अब देखिए, एक अवयस्क को
बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसका नाम क्या था? नजमुद्दौला। इस टाइम पे इनको नवाब बनाया जाता है और इनके साथ में संधि की जाती है। और ब्रिटिश की तरफ से कौन रहते हैं? क्लाइव। अब क्या होती है, इन संधि में क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। ये बक्सर का युद्ध जो थी अंग्रेजों को वैधता प्रदान कर देती है, क्योंकि ये युद्ध रियलिटी की लड़ी गई थी। आपका जो पहले का युद्ध था प्लासी का युद्ध, उसमें तो वो और निर्णायक युद्ध कही जाती थी, लेकिन ये युद्ध इसको वैधता प्रदान करते हुए अंग्रेज को बंगाल का वास्तविक शासक क्या कहते हैं, वास्तविक शासक उसको बना दिया। अब क्या होती है, अंग्रेज इसका सीधा सीधा फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, आप अगर इसके संधि के जो भी मतलब टॉपिक थे अगर उस पर आप ध्यान देंगे ना, आप आश्चर्य करेंगे। चलिए मैं उसके टॉपिक को बताता हूं कि इसकी संधि की क्या क्या टॉपिक थे। चलिए मैं इधर मिटा दूं। इस संधि में कहा गया पहला टॉपिक कि आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र जो है ब्रिटिश को प्रदान की जाती है और आज के बाद वो इस क्षेत्र का राजस्व वसूलने का प्राधिकारी हो जाएंगे। तो कौन कौन क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार, थर्ड में क्या थी? उड़ीसा। इसके क्या थे? इन्हें राजस्व प्राप्ति करने का इसको अधिकार मिल गया। और मैं बताऊं ये सब संधि किनके साथ कर रहे थे? ये संधि कर रहे थे शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ। आपको एक इंटरेस्टिंग मोमेंट और बताता हूं कि आप बताएंगे कि जो तभी मुगल सम्राट थे उनकी तो कहानी खत्म हो चुकी थी, उनके पास तो कोई ना तो सत्ता का पावर था ना तो उसके पास अच्छे सैनिक थे, फिर भी अंग्रेज उनके साथ संधि क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे लोगों को, बंगाल के जनता को यह दिखाना चाह रहे थे, देखिए वास्तविक शासक तो आपके शाह आलम सेकेंड ही हैं, हम तो बस एक काम करने वाले एजेंट हैं। इस चीज को दर्शाते हुए उसको क्या किया जाता है कि सेकेंड में उनके साथ में एग्रीमेंट करी जाती है। किनकी? शाह आलम सेकेंड से एग्रीमेंट कौन करते हैं? अंग्रेज। और एग्रीमेंट करते हुए वो क्या करते हैं कि इलाहाबाद का करा क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्रदान कर दिया जाता है। और कहा जाता है, अंग्रेज कहते हैं कि आपको पेंशन के तौर पे 26 लाख रुपए प्रदान करेंगे, लेकिन ये 26 लाख रुपए जो थी ये बंगाल के नवाब पर आरोपित कर दी गई थी। अब हम लोग फिर देखते हैं कि अवध के साथ अब क्या संधि की गई। अवध को बोला गया कि तुम्हें युद्ध के जुर्माना के तौर पर 50 लाख रुपए, 50 मिलियन रुपए हमें देने पड़ेंगे। और तुम क्या करोगे कि अगर तुम्हारा युद्ध किसी के साथ होता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज कैसे थे, लेकिन उन्होंने बस संधि कर ली थी। अब यहाँ पे वो जुर्माना देते हैं और जुर्माना 50 लाख रुपए लेते हैं और उनसे संधि वगैरह कर ली जाती है। यहाँ तक तो इलाहाबाद की संधि का परिणाम क्या होता है,
ये यहाँ के वैध शासक बन जाते हैं। और वैध शासक बनते हुए इस इलाहाबाद की संधि का परिणाम होता है कि बंगाल में द्वैध शासन की प्रारंभ होती है। आपको यही द्वैध शासन 1935 में पढ़ने को मिलेगा, 1919 में भी आप एक बारी देखेंगे। तो आप ये द्वैध शासन स्टार्टिंग कहां से होती है? बंगाल में इलाहाबाद की संधि से। और इलाहाबाद की संधि का मैं आपको डेट बता दूं तो इलाहाबाद की संधि का आपका डेट है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि वो संधि थी जिसमें अंग्रेजों को सत्ता प्राप्त करने के लिए एकदम वैधता उन्होंने साबित कर दी थी। आइए हम लोग अब देखते हैं द्वैध शासन के बारे पे। चीजों को हम लोग एक दूसरे से एडप्ट करते जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट कहीं भी एक दूसरे से बिखरा हुआ नहीं है। चलिए मैं आपको अब द्वैध शासन के बारे में बता रहा हूं। द्वैध शासन किनके किनके बीच में हुई थी? एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरे तरफ शासक के तौर पे आपके कौन थे? नजमुद्दौला, जो कि बंगाल के शासक थे। चलिए मैं बताता हूं। द्वैध का मतलब होता है दो, और दो का मतलब होता है कि सत्ता में दो का शासन होगा लेकिन उनके अधिकार अलग अलग होंगे। जैसे आप आज के संदर्भ में समझ सकते हैं कि एक तरफ न्यायपालिका की शक्ति है, दूसरी तरफ कार्यपालिका की और तीसरी तरफ विधायिका की। तो लेकिन इस समय जो द्वैध शासन थी उनकी प्रक्रिया कुछ और थी। मैं देखिए आपको समझाता हूं। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है दो। दो का मतलब होता है एक तरफ देखिए क्या होता है? प्रशासनिक अधिकार होते हैं। प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार किनको दे दिया गया था? ये आपको बंगाल के नवाब को दे दिया गया था। ये नवाब को दे दिया गया था। दूसरी तरफ आपकी होती है दीवानी अधिकार। इसे हम लोग दीवानी को राजस्व अधिकार भी बोलते हैं। इसे मैं राजस्व भी लिख देता हूं। अब आप लोग देखेंगे प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास। इसमें क्या होती है? प्रशासनिक अधिकार में उत्तरदायित्व, ज्यादा होती है, लेकिन दीवानी अधिकार में क्या होती है? उत्तरदायित्व कम होती है, लेकिन उसमें क्या होती है? पैसे, राजस्व अधिकार में पैसे ज्यादा होते हैं। अंग्रेज को तो भैया मैं इधर एक मिनट आपको लिख देता हूं। दीवानी अधिकार किनको प्राप्त थी? अंग्रेज को। और प्रशासनिक अधिकार किसको प्राप्त थी? नवाब को। अब भाई साहब इनके पास तो उत्तरदायित्व है लेकिन शक्ति नहीं है, यानी कि पैसा इनके पास नहीं है। अब भाई जो करना है कर लो, हम तो तुमको नवाब बना दिए लेकिन तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति है ही नहीं। दूसरी तरफ दीवानी शक्ति किसके पास है? अंग्रेज के पास। यानी पैसे तो हम लेंगे लेकिन कोई रिस्पॉन्स हम नहीं लेंगे। दैट मीन्स अंग्रेज अंतिम रूप से आर्थिक हित के लिए ही काम करते थे। आपके घर में आग क्यों ना लगा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो भाई पैसे से मतलब है। तो अब हम लोग देखते हैं द्वैध शासन का क्या परिणाम हुआ। तो इस समय जो बक्सर की युद्ध हुई थी उसको तो प्रामाणिकता प्रदान कर ही दी गई। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने नियंत्रण में ले ही लिया था। उन्हें राजस्व की भी शक्ति प्राप्त हो ही गई थी। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, सन 1764 के ईस्वी में जब वो क्या कह रहे हैं ना, दीवानी शक्ति प्राप्त नहीं किया था, तभी बंगाल का राजस्व
मैं इधर लिखूं क्या आपको नहीं, इधर तो जगह खाली है। तभी पता है बंगाल का जो राजस्व था सन 1764 में राजस्व हुआ था 80 लाख रुपया। और जब कंपनी सत्ता में आ गए उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई थी। ये कौन सा टाइम पीरियड था द्वैत शासन का? 1765, इलाहाबाद की संधि के साथ ही हुई थी। तो जब 1765-66 के 1765-66 का हम टाइम पीरियड एक साल में क्या करता है, अंग्रेज 1.49 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में प्राप्त करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अंग्रेज पैसे राजस्व के द्वारा काफी अधिक मात्रा में वसूल कर रहे थे। अब भाइयों कि वो तो अब पैसा ले रहे थे, उत्तरदायित्व तो 0% ले नहीं रहे थे। अब इसका परिणाम क्या होता है हम लोग देखते हैं। परिणाम को देखने से पहले एक चीज और समझेंगे कि जब सारा सत्ता अंग्रेज के हाथ में आ ही गई थी तो ये द्वैत शासन भी लागू करने की क्या जरूरत थी भैया? आप सीधे सीधे सारे सत्ता को अपने हाथ में ले लेते। बता दो भैया, अगर आप सामने रहते तो मैं आपसे एक बार पूछ भी लेता। चलो कोई नहीं, आप इस पर विचार करके हमें कमेंट जरूर करना। तो मैं आपको बताता हूं कि ये द्वैत शासन लागू करने के क्या कारण थे। बंगाल में अगर वह डायरेक्ट सत्ता को अपने हाथ में ले लेते तो तभी जनता सारा उसके असलियत को समझ जाती और जनता बगावत कर देती। और जनता जब बगावत करती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। और तभी ब्रिटिश सत्ता इतनी मजबूत नहीं हुई थी। अगर वह कंपनी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता तो जो ब्रिटिश सरकार थे, जो कि आपके इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वो उसे बोलते कि भाई तुम तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस कर रहे हो, सारी सत्ता हाथ पे आ गई है, एक काम करो तुम कर का परसेंटेज और भी हमें बढ़ा दो। यानी कि वो उसके मतलब जो है कार्य में इंटरफेयर करते वहाँ के सरकार। तो वो ये चीज़ भी सोचा क्लाइव ने। तो वो हाँ, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या था कि अगर सारे सत्ता को अपने हाथ में ले लेता तो तभी जो आपके तुरंत में इलाहाबाद की संधि हुई थी अवध के साथ में वगैरह वगैरह के साथ में, तो वो लोग भी तो भाई बगावत करने के लिए आ सकते थे। सारे जो भी मैंने तभी मैप बनाया था तभी आपने देखा था कि मैसूर थे, हैदराबाद के निजाम थे, पंजाब थे, तो सारा क्षेत्र मिलकर ये अंग्रेज की नीतियों को तो समझ सकता था। तो वो अपने क्षेत्र से भी अंग्रेज को बोलता भाई तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ। तो वो आगे दूरदर्शी परिणाम को देखते हुए वो क्या करते हैं, यहां द्वैत शासन लागू करते हैं। और हम अगर इसका द्वैत शासन का परिणाम देखें तो परिणाम में क्या होती है कि यहाँ के जो नवाब हैं उनके पास तो शक्ति है नहीं। शक्ति तो वो एक जस्ट लाइक है ना, पंगु बन गए, पंगु शासक, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, बस नाम के शासक हैं, काम के कुछ नहीं। तो वो लोग का उत्तरदायित्व को नहीं समझ सकते थे। अब मान लीजिए अगर इसके पास पैसा ही नहीं है तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खर्च करेगा, समाज के क्षेत्र में क्या खर्च करेगा। भाई ये पब्लिक के पास कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही थी। तो पब्लिक धीरे धीरे क्या होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो आवाज उठाना शुरू करते हैं। अब इन चीजों को समझते हुए सन 1772 ईस्वी में, मैं इधर लिख दूं, सन 1772 ईस्वी में एक गवर्नर थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने कहा कि अभी सही समय है, ये द्वैध शासन को खत्म करो और सत्ता को अपने हाथ में कर लो। दोस्तों
समय ज़्यादा नहीं गुजरी थी। 1765 से 72 में मात्र 7 साल का अंतर था। आप सोचिए अंग्रेज कितनी तेज़ी से अपने सत्ता को मजबूत कर रहे थे और धीरे धीरे भारत पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। इसी साम्राज्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल मैसूर के बारे में समझेंगे। फिर मैसूर के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज कैसे वहाँ अपना कूटनीतिज्ञ नियम को लागू करता है और वहाँ के भी सत्ता पर अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। तब तक के लिए आप आदेश दीजिए, मैं कल फिर आपकी इस कक्षा को कंटिन्यू कर पाऊँगा। तब तक के लिए आज यहाँ इतना तक ही। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपके मन में कोई डाउट हो तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे नंबर पर कॉल करें और सीधे समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो आप अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करें। और एक बात कि आप अपने जीवन से जोड़कर सारे घटनाओं को देखें, तब आपको यह समझ में आएगा कि जो हमारी सामाजिक प्रणाली है पहले भी एक टाइम पे इस तरह से थी और अभी भी कहीं न कहीं इस टाइम पे कहीं न कहीं वही शक्ति काम करती है, लेकिन उसके स्वरूप अलग होते हैं। तो आप इतिहास से कई पन्नों को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। अपना प्रयास जारी रखिएगा।